गाइज, वेलकम टू चंद्रन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों चंद्रन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में मैं आरपी मिश्रा गाइज आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस धुआंधार सेशन की। गाइज कल माफ करेंगे, कल दोस्तों क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि कल ऑलरेडी पवन सर की पुस्तक का विमोचन हुआ था दोस्तों। और जरूर ही दोस्तों 11 अप्रैल से, जैसा आप जानते हैं, ऑलरेडी पवन सर की कठिन मेहनत का जो यह परिणाम रहा है दोस्तों। दिस बुक इज गोइंग टू बी अवेलेबल फ्रॉम 11th of April in all branches of चंद्र इंस्टीट्यूट। तो आप इस बुक को लेकर के दोस्तों रियल में बहुत ही गोइंग टू बी अ झक्कास बुक ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप जरूर दोस्तों उसको देखें। और आइए गाइज आज का दोस्तों अब तक का सबसे बेहतरीन सेशन, जिसमें यूपी टेट सुपर टीटी दोनों बैलेंस्ड अवस्था में मिलेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस पहले सेशन को बिना किसी रिलेट किए। शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्यों को जीवन से सामंजस्य करना स्थापित करना सिखाते हैं। यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? यह परिभाषा है रियांस की, स्किनर की, क्लार्क की, या फिर योकम तथा सिम्पसन की। गाइस इसको आइए शुरू करते हैं। शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समूह के लोग, दोस्तों एक बहुत ही फेमस परिभाषा, अ वेरी फेमस डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। गाइस दोस्तों दो हम प्रमुख परिभाषाएं इस लाइन में ले रहे हैं, तो आपको दोनों बताएंगे। जैसा मैं हमेशा प्रश्न को पूरे डेप्थ में लेता हूं दोस्तों, शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है। तो गाइज आपको बता दें, हाँ स्किनर की परिभाषा का नाम है, आपको थोड़ा सा बता दें, स्किनर की परिभाषा को कहते हैं शिक्षण। आप स्क्रीनशॉट लेंगे। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। तो आप चाहेंगे तो आप ये डेफिनेशन भी देख पाएंगे, यद्यपि आप समझ सकते हैं हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि जब आप जान ही रहे डेफिनेशन अलग है। पर मैं चाहता हूं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आप इस डेफिनेशन को देखें। तो शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्यों को जीवन में सामंजस्य करना सिखाते हैं। दोस्तों कई जगहों पे लिखवा चुका हूं, यह परिभाषा दी है किसने? योकम तथा सिम्पसन ने। गाइज यह परिभाषा दी है योकम तथा सिम्पसन ने। आइए चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए रखते हैं। शिक्षण का सूत्र नहीं है। गाइज इनमें से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए सरल से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म, स्थिर से गतिशील, सामान्य से विशिष्ट। गाइज आइए शुरू करते हैं। लेट्स गो। यस, निम्न में से किसने शिक्षण के सूत्र माफ करेंगे, इनमें से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है दोस्तों? तो गाइज जैसा मैंने आपको कई लेक्चर में आप उत्तर बताते रहेंगे, मैं दोस्तों अपना बैकग्राउंड में व्याख्या देता रहूंगा। हर्बर्ट दोस्तों, आइए दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर एवं कमेनियस, कौन? एवं कमेनियस को जनक मानते हैं किसका? शिक्षण सूत्रों का। गाइज फिर सुनेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर एवं कमेनियस को शिक्षण सूत्रों का जनक मानते हैं। और इन्होंने दोस्तों कुल 11 शिक्षण सूत्र दिए हैं। कितने दिए गाइज? 11। इसको देख लेंगे। वास्तव में जो इनके द्वारा दिए गए शिक्षण सूत्रों की संख्या है दोस्तों, वह वास्तव में क्या है? यह 11 शिक्षण सूत्र है। गाइज तो इनके द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार शिक्षण, हम सभी जानते हैं दोस्तों, पहले गिनती सिखाएंगे तब तो पहाड़ा सिखाएंगे। पहले दोस्तों सरल से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे कठिन की ओर जाते हैं। अर्थात दोस्तों यह सही है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसे कहते हैं दोस्तों मूर्त से अमूर्त की ओर। जो पहले दिख रहा है उसको बताओ। बच्चे में अमूर्त चिंतन नहीं होता, इसलिए ये भी सही है और ये भी हमारा उत्तर नहीं है। गाइज स्थिर दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट दोस्तों। अब आइए दोस्तों, स्थिर से किसकी ओर? गतिशील की ओर। किसकी ओर? स्थिर से गतिशील की ओर दोस्तों। यह भी पूरी तरह से स्थिर। पहले देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात क्या है, शुरुआत में हो सकता है बच्चे को समझ में ना आए, और दोस्तों बाद में यह समझ में आएगा। और दोस्तों लास्ट में सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। क्या है? डी फॉर डेनमार्क दोस्तों, क्योंकि शिक्षण सूत्र, ध्यान सुनिए दोस्तों, शिक्षण सूत्र होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं होता। गाइस सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। सही उत्तर क्या है? तो सुनिए दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं दोस्तों, विशिष्ट से। जैसे गाइस जब आपको समझाता हूं कैसे, एक बार आपको लग रहा होगा कि सर उत्तर गलत बता रहे थे, एक उदाहरण देता हूं गाइस। जैसे हम बच्चों को क्या बताते हैं, बेटा यह नीम का पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह बबूल का पेड़ है, पर कुछ बातें सब में कॉमन है। जैसे
सब विशिष्ट क्या हुआ, क्योंकि सारे पेड़ अलग अलग हैं और सब में जड़ें हैं, सब में पत्तियां हैं, यह कॉमन है गाइज, इसलिए यह ही हमारा गलत उत्तर है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। इसको क्वेश्चन नंबर 3 आई। तो बहुत मैंने कई बार लिया है, आज मैं चाहूंगा कि जरूर आइए, मजा आएगा आपको। आइए दोस्तों देखते हैं शिक्षण कौशल, यहाँ यह का अर्थ होता है दोस्तों शिक्षण कौशल, यहाँ होना चाहिए था शिक्षण कौशल। देखिए शिक्षण कौशल दोस्तों मैक्सिमम सारे क्लासेस को लिखवाई गई है डेफिनेशन। शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कक्षा की विशिष्ट अंतर प्रक्रियाओं को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। यह परिभाषा गाइज किसकी है? यह परिभाषा है मैकिन्टर तथा बॉयस्ट की, पीके पासी तथा ललिता की, गेज की, और लास्ट में दोस्तों इनमें से किसी का नहीं गाइज। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये तीन लोगों, देखिए दोस्तों गुड न्यूज क्या है, ये तीनों लोग आपको दिख रहे हैं, इन तीन लोगों की शिक्षण कौशल की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज। इसको आइए देखते हैं, इसको आइए गाइज। जैसा आप जान सकते हैं तो हम शुरू कर सकते हैं, आप उत्तर अपना भेजते रहेंगे, तब तक मैं शुरू करता हूं दोस्तों, नीचे से शुरू करता हूं। एलन गेज ने क्या कहा है? शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिनकी सहायता से एक शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। अर्थात यह हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि यह परिभाषा यहाँ पे नहीं है। दूसरी परिभाषा है दोस्तों वीके पासी की, क्या बोलते हैं? छात्रों को शिक्षण, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं का समूह ही क्या है? शिक्षण कौशल है। यह कहा है किसने? वीके पासी ने। पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह भी यहां नहीं लिखा है, इसका मतलब है गाइस द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका, मैकिन्टर एंड व्हाइट इज द राइट आंसर। दोस्तों यह एक बहुत, मैं हमेशा बोल रहा हूं, यह दोस्तों सुपर टीटी और टेट दोनों में एक बहुत ही पॉसिबल क्वेश्चन रह सकता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। इसको क्वेश्चन नंबर 4, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, दोस्तों मैक्सिमम क्लासेस में लिखाई है, तो मैं चाहूंगा आप मुझे बताएं किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है गाइज? आइए शुरू करते हैं। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा है, आइए देखते हैं। यस, तो ऐसा किसने कहा है, एक बार देखेंगे। यस गाइज, हम सभी जानते हैं ऐसा कहा है किसने? ऐसा कहा है, देखिए गाइज यहाँ दो परिभाषाएं, देखिए दोस्तों ये दो परिभाषाएं विकास की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किसकी? हरलॉक की, दूसरी परिभाषा किसकी? स्किनर की। तो बाकी दो दोस्तों मैं खुद काट करके आपको हिंट देता हूं ताकि आप गेस कर सकें। क्या दोस्तों? स्किनर ने क्या कहा है कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। तो आप उत्तर समझ गए होंगे, इसका उत्तर है गाइस सी फॉर चेन्नई। और दोस्तों डी, हरलॉक की डेफिनेशन भी सुनेंगे विकास की। विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। दोस्तों यह रहा किसकी परिभाषा? हरलॉक की परिभाषा। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आई। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है गाइज? मैंने गाइज कई क्लासेज में इसको पढ़ाया भी है, कुछ अपने सलोरी के स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहा था टॉपिक। तो बार देखेंगे श्यामपट्ट में दोस्तों, इस चैप्टर का नाम देखिए दोस्तों शिक्षण कौशल में आप जानते हैं बहुत सारे कौशल आते हैं, प्रस्तावना कौशल आते हैं, उद्दीपन परिवर्तन कौशल आते हैं, श्यामपट्ट कौशल आते हैं। तो यह प्रश्न आता है श्यामपट्ट कौशल से गाइज, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आपको सुनकर भी इसका उत्तर अच्छा लगे। यदि कोई डेटा नहीं है पर क्वेश्चन में लॉजिक है, तर्क है। एक बार शुरू करते हैं। आइए, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मतलब अगर आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं तो आपके अनुसार यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। आइए, श्यामपट्ट पर लिखते समय दोस्तों आपके अनुसार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो मेरे हिसाब से गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है श्यामपट्ट पर लिखते समय, वो हम सब जानते हैं क्या है। श्यामपट्ट पर लिखते समय गाइस जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए है
भाई दोस्तों आपने राम को रमेश लिखा था, आपने लिख दिया रमस, रमस। और आप ऐसे नहीं दोस्तों, आपने आपको रमेश लिखना नहीं आता, आप भूल गए मात्रा लगाना किसकी, एक ही। और दोस्तों आप अभी भी पढ़ रहे हो क्या, रमेश रमेश। अब बच्चा भी रमस लिख लिया, इसलिए नहीं कि आपने गलत लिखा, आपने इसको ऐसे लिखा है, वो समझ नहीं पाया रमेश लिखा है, रमस लिखा है, रमा लिखा है। दोस्तों सही गलत का भी पता बाद में चलेगा, ये तो बाद में पता चलेगा कि आपने सही लिखा है गलत, पर ये सब भी जानने के लिए पहले गलत भी लिखना है, तो स्पष्ट लिखोगे तभी तो आप जान पाओगे कि भैया बच्चा बता, हो सकता है बच्चा ही आपको बता दे कि सर आपने एक ही मात्रा नहीं लगाई है, पर यह तो तभी पॉसिबल है जब आप लिखोगे क्या, स्पष्ट। तो दोस्तों सही गलत, अच्छी लिखावट, सुलेख, सुंदर, ये सब अपने जगह की बातें हैं, पर सबसे पहली बात जो श्यामपट्ट लेखन में होनी चाहिए कि आप लिखो। देखिएगा इस श्यामपट्ट लेखन में क्या होता है कि आप हमेशा श्यामपट्ट के बाएं खड़े हैं, कुछ नियम है दोस्तों, श्यामपट्ट से 45 डिग्री का कोण बनाएं, ये सारी बातें होती है दोस्तों। श्यामपट्ट को शिक्षक का सच्चा मित्र कहा गया है, ये सब प्रमुख बातें हैं जो इसमें आती हैं। तो द राइट आंसर इज बीफ बॉम्बे, यस राइट। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार, दोस्तों कई मैसेज में पढ़ा रहा हूँ, सीटेट में भी पढ़ाया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार अपने स्वभाव से अधिगम क्या है। ऑप्शन ए निष्क्रिय एवं सरल है, निष्क्रिय एवं सामाजिक है, सक्रिय एवं सामाजिक है, सक्रिय एवं सरल है गाइस। यस, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है। गाइज हम सभी जानते हैं कि एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है दोस्तों, क्या 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है जो बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे बार बता चुका हूं। 5 मार्गदर्शी सिद्धांत क्या कहते हैं दोस्तों, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पहला। दूसरा, शिक्षा को रट्टा मारने से मुक्त करना, दूसरा। और तीसरा गाइज क्या है, शिक्षा को सिर्फ पुस्तकों तक न रहने देना कि भैया पुस्तक रट्टा मार लिया आप शिक्षित हो गए। और चौथा, परीक्षा प्रणाली को लचीली बनाना तथा कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों गतिविधि का अर्थ क्या हुआ, गतिविधि का अर्थ है मेरे बच्चों कर के सीखना, अर्थात क्या, सक्रिय। और दोस्तों अभी पहले वाले में उसने क्या कहा, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, और स्कूल के बाहर कौन रहता है गाइस, समाज, हमारे आप जैसे आम लोग। सो द राइट आंसर सी फॉर चेन्नई। दोस्तों सही उत्तर क्या है, सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 7, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 1996, 1998, 2001, 2003। आइए गाइस शुरू करते हैं। यस आई तो यस, तो दोस्तों जरूर मुझे अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए गाइस, तो आप इसका उत्तर देखें गाइस, शुरू करते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एक मौलिक के रूप में, देखिए गाइस सर्व शिक्षा अभियान में दोस्तों आरटी टीपीपी ज्यादातर दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा प्रोग्राम है जो बाकी प्रोग्राम के आज के रूप में दोस्तों हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर प्रोग्राम जो पहले चलाए गए रहे थे अब वो सर्व शिक्षा अभियान में डाल दिए गए हैं दोस्तों। तो यह शुरू किया गया था 2001 में गाइज, कई जगहों पे लिखा रहा हूँ 2001 में, कई क्लासेज में पढ़ा भी रहा हूँ गाइज। तो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी 2001। तो क्वेश्चन नंबर 8 आइए। स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष में निकाला गया। 1990 में, 1992 में, 1998 में, 1996 में। गाइस एक बार शुरू करते हैं। यस यस इसको तो गाइज पहले आपको बता दो, पहली बात तो ये एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है दोस्तों एनसीटी की, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। दोस्तों हम सभी जानते हैं दोस्तों यह राष्ट्रीय स्तर पर टीचिंग
की जो शिक्षा, जैसे बीटीसी हो गया, बीएड हो गया, इसकी गुणवत्ता दोस्तों प्रदान करने के लिए इसको स्थापित किया गया। क्योंकि आप जानते गाइज, कई बार आपने देखा होगा बीएड बीटीसी में यूजीसी की मान्यता हो तो भी ना चले, आपको एनसीटी की मान्यता भी, आपने देखा होगा बीच में, जैसा आपने देखा होगा केस किसके साथ, अपने वो क्या बोलते हैं उसको, यस एनआईओएस वाले बीएड के साथ आपने देखा होगा। दोस्तों सिर्फ वही स्टूडेंट जा सकते हैं जिनके द्वारा एनसीटी ने जिनके स्कूलों को या जिन इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज किया है। दोस्तों होता क्या है कि जब भी एनसीएफ आता है तो उसी के अनुसार ये भी अपना खुद का एक एनसीएफ निकालते हैं। तो एनसीटी का है ना कि एनसीईआरटी का, और यह लॉन्च हुआ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 1998 में। गाइस द राइट आंसर इज गोइंग टू बी 1998। आइए शुरू करते हैं। वंशानुक्रम, कई दोस्तों एग्जाम में आ चुका, कई बार मैं खुद भी ले चुका हूं। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दी है गाइस? वुडवर्थ ने, एनास्टेसी ने, गिलबर्ट ने, रूथ बेनेडिक्ट ने। ऐसे करते हैं। यस, वंशानुक्रम माता पिता से, ऐसे लिखना चाहिए दोस्तों, माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दी गाइस? तो हम सभी जानते हैं गाइस, वंशानुक्रम पर 2-3 परिभाषाएं रूथ बेनेडिक्ट ने दी है परिभाषा। गाइस कई बार लिया हुआ है तो आप में से मैक्सिमम लोग जानते हैं परिभाषा। ये दोस्तों 3 परिभाषाएं हैं जो यहाँ पे एक वुडवर्थ ने क्या कहा है दोस्तों, कि वंशानुक्रम के अंतर्गत वे सभी गुण आ जाते हैं जो बच्चे में जन्म के समय मौजूद थे, लेकिन जिनकी उत्पत्ति जन्म के समय नहीं हुई बल्कि 9 महीने पहले गर्भाधान के समय हुई। क्योंकि दोस्तों वंशानुक्रम गर्भाधान के वक्त ही निश्चित हो जाता है, और इसलिए उन्होंने यह डेफिनेशन दी। दूसरी परिभाषा दोस्तों जेम्स ड्रेवर की है। किसकी परिभाषा है? जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर ने दोस्तों एग्जैक्ट आप जो परिभाषा देख रहे हैं आपको उत्तर मिल चुका है, रूथ बेनेडिक्ट की है। इसी में दोस्तों सिर्फ 2 शब्द उन्होंने जोड़ दिए हैं, शारीरिक मानसिक। क्या जोड़ दिया है? शारीरिक मानसिक, अर्थात वंशानुक्रम माता पिता के शारीरिक मानसिक गुणों का संतान को प्राप्त होना कहते हैं। बाकी की पूरी परिभाषा सेम है। तो यह किसने कहा है दोस्तों? जेम्स ड्रेवर ने। फिलहाल यह परिभाषा किसकी है? रूथ बेनेडिक्ट की। डेनमार्क इज द राइट आंसर। इसको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का संबंध है किससे? धारा 21, 22, 23, 24 से। गई चाहिए शुरू करते हैं इसको। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का संबंध किस धारा से है? तो हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम धारा 21A से जुड़ी हुई है। किससे? धारा 21A से, या हिंदी में इसी को क्या बोलते गाइस? हम सभी जानते हैं कि आरटी 2009 जो कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम देती है, राइट देती है। तो दोस्तों यह सभी को मिल सके, इसके लिए इसे मूल अधिकार क्या, कि जिसका हक से मांगा जा सके, कोई हनन ना कर सके, इसलिए दोस्तों इसे मूल अधिकार बनाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में खंड क के नाम से जोड़ा गया है। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। आइए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की स्थापना किस स्तर पर की गई है? जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर? कोई नहीं गाइस। आइए शुरू करते हैं। यस, शुरू करते हैं। तो सब मैक्सिमम जगहों पर पढ़ा चुका हूं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप उत्तर दें। और जरूर खासकर दोस्तों मैं चाहूंगा कि हमारे सुपर टीटी के स्टूडेंट भी एक फीडबैक दें। आज दोस्तों पहले ही दिन थोड़ा सा सुपर टीटी के कुछ क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, तो मुझे जरूर यकीन है दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा। एक बार शुरू करते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की गई है? दोस्तों आइए एक बार शुरू करते हैं। देखिए गाइस, बालिका विद्यालय, बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रयास है किसका? सरकार का। और दोस्तों यह योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई है। दोस्तों किसमें? वर्ष 2004 में शुरू की गई है, और यह चलती है कक्षा 6 से 8 तक। कब चलती है? कक्षा 6 से 8 तक। इसे 12वीं तक चलाए जाने का भी दोस्तों विचार किया गया है। और एक और मजेदार बात गाइस, यह चलाई जाती है किस स्तर पर?
ब्लॉक स्तर पर ऐसे विद्यालय बनाए जाते हैं जिन्हें हम कस्तूरबा, हम सभी जानते गाइज, गरीब अपवंचित वर्ग की बालिकाओं को कवर करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह सिर्फ 6 से 8 तक की शिक्षा नहीं देता दोस्तों, ऐसे वर्ग की बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, इस तरह के दोस्तों व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देता है। और गाइज मुफ्त में आवासीय विद्यालय, यूनिफॉर्म, भोजन, बैग, स्कूल की किताबें, ये सब दिया जाता था किसके, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत। द राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे गाइज। इसको क्वेश्चन नंबर 12वां, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है गाइज, एक बार शुरू करते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान अध्यापक, ग्राम प्रधान, अध्यापक, कोई नहीं गाइज। आइए शुरू करते हैं इसको। हम सभी जानते हैं दोस्तों ग्राम शिक्षा समिति एक पॉसिबल क्वेश्चन बस एक रहेगा, तो मैं चाहूंगा आप जरूर इसे पढ़ें, मुझे अच्छा लगेगा। यस, तो आपने जरूर नाम सुना होगा किसका, आपने जरूर दोस्तों, हम सभी जानते हैं ग्राम शिक्षा समिति। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो बेसिक शिक्षा परियोजना चलाई गई थी दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 72 के तहत आई थी गाइज, उसकी धारा 12, ध्यान सुनेंगे, फिर सुनेंगे, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 की धारा 12 के अंतर्गत दोस्तों ग्राम शिक्षा समिति की संकल्पना की गई थी, जिसमें वास्तव में हम सभी जानते हैं दोस्तों, आएंगे एक एक करके शुरू करेंगे। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है गाइस, तो जान ले, ग्राम शिक्षा समिति में कुल 5 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष होता है कौन, ग्राम का प्रधान। हम लोगों ने इसको कवर किया है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आइए, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है गाइस, आइए देखते हैं ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है। ऑप्शन ए प्रधान अध्यापक, ऑप्शन बी ग्राम प्रधान, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आइए देखते हैं दोस्तों। यस, तो ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है, तो ग्राम शिक्षा समिति का दोस्तों जब आप समझ गए हैं कि पहला ऑप्शन कट गया है क्या, कि ग्राम प्रधान क्या होता है, अध्यक्ष। दोस्तों सिंपल सी बात क्या है कि इसका सचिव कौन होगा, प्रधान अध्यापक, क्योंकि एक ही बंदा 2 पदों पे नहीं हो सकता। आइए देखते हैं दोस्तों, और मजेदार क्वेश्चन लेंगे। ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने अभिभावक होते हैं, आइए गाइस शुरू करते हैं। ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने अभिभावक होते हैं, तो जैसा मैंने आपको बता दिया है कि ग्राम शिक्षा समिति में दोस्तों एक होता है क्या, एक होता है ग्राम प्रधान जो कि अध्यक्ष होता है, दूसरा प्रधान अध्यापक जो कि सचिव होता है, बाकी के बचे लोग गाइस, जो बाकी के बचे लोग होते हैं वो 3 अभिभावक होते गाइस, कौन, 3 अभिभावक होते हैं। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी 3। यस, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 15। ग्राम शिक्षा समिति के कुल सदस्य कितने होते हैं गाइस, ग्राम शिक्षा समिति के कुल सदस्य कितने होते हैं गाइस, तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्राम शिक्षा समिति का दोस्तों गठन जैसा बता ही चुका हूं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। कुल सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं दोस्तों, आप जान चुके हैं। ग्राम प्रधान होता है दोस्तों, विद्यालय का प्रधान अध्यापक तथा 3 अभिभावक। सो द राइट आंसर इज ए फॉर अमेरिका। दोस्तों हम इस पे बात कर चुके हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 16, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है दोस्तों, आइए एक बार शुरू करते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए धारा 12, धारा 45, धारा 14,
कोई नहीं गाइज। आइए शुरू करते हैं। यस, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? चलेंगे, धारा 12, धारा 45, धारा 14। दोस्तों अभी अभी मैंने ही आपको बताया कि यह है धारा 12 के अंतर्गत गाइज। मैंने अभी आपको बताया कि यह धारा 12 के अंतर्गत आता है। तो आइए एक बार देखते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? 1972, 1973, 1977, 1992। आज आपने इसको पढ़ा हुआ है। तो आइए एक बार देखते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, एक बार देख लेंगे। यस, आई गाइज। तो हम इसको पहले जानते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन। आई गाइज, एक बार शुरू करते हैं। यस, इसको राइटली सेट। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन दोस्तों हुआ है कब? 1972 में। आइए चलेंगे आगे। इसको क्वेश्चन नंबर 18, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है गाइस? इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी तथा कानपुर। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है गाइस? हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान का काम है अपर प्राइमरी के लिए 6 to 8 के लिए विज्ञान की पुस्तकों का प्रकाशन करना, इनके टीचर्स को ट्रेन करना, जैसा दोस्तों कई जगहों पे लिखाया भी है मैंने। तो राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान, माफ करेंगे, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान दोस्तों, इसका हेड ऑफिस जो है वह है गाइज कहाँ? यह है, ऑफ कोर्स बताने की जरूरत नहीं गाइज, दिस इज इन इलाहाबाद गाइज। यह कहाँ है? इलाहाबाद में है। तो आइए आगे चलते हैं। एनसीईआरटी का गठन कब हुआ दोस्तों? एनसीईआरटी इसमें कट गया है दोस्तों, एनसीईआरटी होना चाहिए था। मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ। एनसीईआरटी का गठन कब हुआ गाइज? एनसीईआरटी का गठन किस वर्ष में हुआ है? 1961, 1981, 1987, 1996। एक बार लिखते हैं, एनसीईआरटी का गठन कब हुआ? गाइज आप सभी जानते हैं एनसीईआरटी का गठन तो एक स्वायत्त संस्था जो भारत सरकार के शैक्षिक कार्यों का क्रियान्वयन कर सके, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने में मदद कर सके। तो एनसीईआरटी पढ़ाया भी है कई जगहों पर, इसलिए एनसीईआरटी का गठन किया गया 1961 में। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। तो इसको क्वेश्चन नंबर 20, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई? आइए, राज्य शिक्षा संस्थान, यस, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई गाइज? तो हम सभी जानते हैं राज्य शिक्षा संस्थान दोस्तों जो कि इलाहाबाद में है गाइज। कहाँ है? इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना गाइज 1964 में हुई। कब हुई? 1964 में हुई, जो प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए एकेडमिक डायरेक्शन, एकेडमिक निर्देशन देता है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। लेट्स गो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सब पढ़े सब बढ़े किसका उद्देश्य है गाइज? आइए देखते हैं। सब पढ़े सब बढ़े यह किसका नारा है, किसकी पंचलाइन है? सर्व शिक्षा अभियान की, प्रौढ़ शिक्षा अभियान की, साक्षरता मिशन की? कोई नहीं। सब पढ़े सब बढ़े। आइए
यह किसकी पंच लाइन है? तो ओके, दोस्तों सब पढ़े सब पढ़े, हम सब जानते हैं गाइज, आप बराबर रोज टेलीविजन पे आप देखते हैं आता रहता है ऐड, और यह पंच लाइन है किस? सर्व शिक्षा अभियान की। किसकी है? सर्व शिक्षा अभियान की गाइज। और आगे चलेंगे, नगर, देखिए गाइज जैसे आपने सुना होगा नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है, इनका संक्षिप्त नाम क्या है? बीआरसी, यूआरसी, दोनों, कोई नहीं? ऐसे करते दोस्तों नगरों में, जैसे आपको छोटे टाउन्स में जो, जैसे आपने सुना होगा ब्लॉक स्तर पर बीआरसी होते हैं, तो दोस्तों नगरों के स्तर पर क्या होगा? वैसे तो आप समझ ही गए होंगे नाम से, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और एक बार अपन कोशिश करेंगे। क्या? नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर स्तर पे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बीआरसी, यूआरसी, दोनों। गाइस आप समझ रहे, जैसे ब्लॉक संसाधन केंद्र होता है दोस्तों, वैसे अर्बन रिसोर्स सेंटर होता है, इट्स कॉल्ड यू, क्या? नगर संसाधन केंद्र, जिसे हम क्या बोलेंगे? नगर। दोस्तों अर्बन एरिया को बोलते हैं अर्बन रिसोर्स सेंटर। ये हो गया क्या? यूआरसी। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे गाइस। चलेंगे आगे, लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ गाइस? वर्ष 2000 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2007 में गाइस? आइए शुरू करते हैं। यस, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए वर्ष 2005 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2006 में, या वर्ष 2007 में? गाइज आपको बता दें कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम दोस्तों बहुत ही, मतलब बालकों के शोषण, मजदूरी कराने, यौन शोषण इत्यादि के खिलाफ यह एक बहुत ही कड़ा कानून है गाइज, जिसके द्वारा बच्चों को सेफ्टी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। और हम सब जानते हैं दोस्तों, इट्स कॉल्ड चिल्ड्रन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2005। द राइट आंसर ए फॉर अमेरिका। इसको आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वुड का आदेश पत्र किससे जुड़ा है? कहने का अर्थ क्या है कि वुड का जो घोषणा पत्र था वो किससे जुड़ा है, किस वर्ष से जुड़ा है, या किस सन में आया? 1854, 1954, 1965, 1970? बहुत बार लिया हुआ गाइज, एक बार हल्का सा एक आप यू कैन से कि इसे हम एक रिमाइंडर के तौर पे अब ले रहे हैं। वुड का घोषणा पत्र गाइज कब आया? हम सभी जानते गाइज कि हम कई बार दोस्तों इसको ले भी चुका हूं मैं, कि वुड का, आज दोस्तों मैंने एक मिक्स मार दिया है, मुझे जरूर इसके लिए बोलेंगे कैसा लगा। हम सभी जानते गाइज 19 जुलाई 1854 को वुड का घोषणा पत्र आया दोस्तों, जिसे आप सभी जानते हैं यह, इसने भारतीय शिक्षा में आमूलचूल दोस्तों आमूलचूल परिवर्तन, आपने सुना होगा क्या? जो बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो उसे हम आमूलचूल परिवर्तन कहते हैं। इसलिए दोस्तों भारतीय शिक्षा में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए, जैसे इसलिए दोस्तों इसे भारतीय शिक्षा का परम आदेश, या क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। दोस्तों जैसा आप जान सकते हैं इस समय जूनियर की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, तो जूनियर स्कूलों को आप क्या बोलते हैं? एडेड स्कूल, सहायता प्राप्त विद्यालय। दोस्तों इस सहायता प्राप्त विद्यालय का सिस्टम ही शुरू किया था किसने? वुड ने। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना का श्रेय भी किसे जाएगा? वुड का। दोस्तों वुड ने क्या कहा? वुड ने कहा क्या, ध्यान सुनेंगे भैया, भारत में लंदन यूनिवर्सिटी, ध्यान सुनेंगे, भारत में लंदन यूनिवर्सिटी को मॉडल मानकर मुंबई, कोलकाता, मद्रास जैसे शहरों में आधुनिक विश्वविद्यालय खोले जाएं, यह भी एक बहुत बड़ा योगदान है किसका? हमारे चार्ल्स वुड का। या दोस्तों बहुत ही कई भारतीय शिक्षा में, जैसे भारत में पहली बार किसी प्रकार के शिक्षा विभाग, जिसे आप कहते हैं दोस्तों जन शिक्षा विभाग, क्या कहलाता था? जन शिक्षा विभाग, इसे बोलते थे पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। और दोस्तों इसके अधिकारी को क्या बोलते थे? जन शिक्षा संचालक। इसे क्या बोलते थे? पब्लिक इंस्ट्रक्शन ऑफिसर, जन शिक्षा आई मीन दोस्तों संचालक इसे बोलेंगे। इसलिए दोस्तों जन शिक्षा संचालक, ये सारी की सारी चीजें शुरुआत की किसने? वुड के घोषणा पत्र ने। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। सो
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ गाइज? आइए एक बार देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ? यस, तो हम जानेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ। तो हम सब जानते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, कॉल शॉर्ट इन ओबीबी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। दोस्तों हम सब जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय विद्यालयों को कम से कम सुविधाएं, दोस्तों ज्यादा से ज्यादा नहीं, कई जगह दोस्तों श्यामपट्ट नहीं था, कपड़े तक नहीं थे पोछने के लिए श्यामपट्ट को, स्कूलों में घंटी नहीं थी छुट्टी लगाने वाली, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मैंने कई क्लासेस में पढ़ा है दोस्तों, मिनिमम सुविधाओं को देने के लिए चलाया गया क्या? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और यह दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन 1986 की शिक्षा नीति के तहत हुआ, यद्यपि इसका एप्लीकेशन 1987 से शुरू हुआ, पर गठन दोस्तों 1986 की शिक्षा नीति से हुआ। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ए फॉर अमेरिका। और आगे चलेगा क्वेश्चन नंबर 26। डाइट का कार्य क्या है गाइस? हम सब जानते हैं दोस्तों कि डाइट का प्रमुख कार्य क्या है। आइए एक बार देखते हैं इसको। डाइट का प्रमुख कार्य क्या है गाइस? ऑप्शन ए बीटीसी प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं गाइस डाइट कौन कौन से काम देखता है। यस, तो जैसा आप जानते हैं डाइट का कार्य है गाइज हमें इनमें से कवरिंग ऑल, बिल्कुल सही गाइज, ऑल इज द राइट आंसर। बीटीसी प्रशिक्षण उसके अंतर्गत ही आता है, सेवा पूर्व बीटीसी ही है गाइज, और विशिष्ट बीटीसी का लिए भी मृतक आश्रित इत्यादि के लिए भी होता है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन गाइज? आज हुआ क्या था, अलर्ट लग नहीं पाया था दोस्तों, इसलिए आप में से बहुत सारे लोगों को अलर्ट नहीं पहुंच पाया है। कल आप में से काफ़ी लोग चिल्लाएंगे सर आपने अलर्ट नहीं भेजा। दोस्तों माफ़ करेंगे, थोड़ा सा मैं अलर्ट नहीं भेज पाया, तो मुझे इसके लिए माफ़ किया जाए दोस्तों। और इन्जॉय करिए गाइज, फिर से कल अपने टाइम को गाइज, कल क्या हुआ था, पवन सर की पुस्तक का विमोचन था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया गाइज। तो इन्जॉय करिए गाइज, कीप ऑन वॉचिंग चंद्र इंस्टीट्यूट, मजे करिए, कीप ऑन वॉचिंग। अब दोस्तों धुआंधार स्तरीय प्रैक्टिस ऐसे चालू रहेगी। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। गुड नाइट गाइज, थैंक यू। हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते सरकारी नौकरियों को लाना है अपने कदम पर, तो आज ही डाउनलोड करें चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद ऐप। मित्रों नोटिफिकेशन आ गया है, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, आप देख सकते हैं जूनियर सुपर टेट, प्राइमरी सुपर टेट। प्यारे साथियों आज ही ज्वाइन करें चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। 50% का महा ऑफर जारी रहेगा 30 मार्च तक। इस फाइनेंशियल ईयर तक मिलेगा 50% की छूट आप सभी भाई बहनों को चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद ऐप पर।